ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ప్రాంత్ లీగల్ కన్వీనర్, వెల్కమ్ టు రీజనల్ ఎన్జిఎస్సి. సో అందరికీ ధన్యవాదాలు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరవుతున్నందుకు. సో ముందుగా మనము ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తాం. प्रांत संस्कारित है। यदि हमारा परिवार भी संस्कारित है तो जिस समाज में हम रहते हैं क्या वह समाज संस्कारित है? अब अगर संस्कारित नहीं है तो भारत विकास परिषद की ये ड्यूटी है कि ये ऐसे कार्यकर्ताओं को अपने संगठन में जोड़े जो इस समाज के बहुत सुसंस्कृत और इलीट वर्ग जो है वे हमारा सदस्य हो। जब ऐसा सदस्य हमारा मेंबर होगा तो उस परिवार प्रोग्राम में भाग लेने आए हैं उनके मन पर भी कुछ प्रभाव पड़ेगा। संस्कार का माने हमारे जीवन में जो कुछ हम करते हैं रहते हैं उसमें कभी कभी कुछ विकार पैदा हो जाते हैं। इन विकारों को सुकारों में परिवर्तन करने का जो सिस्टम है दैट इज संस्कार। कि जो समाज में आज विकृतियां आ गई हैं, घरों में जो विकृतियां आ गई हैं उसमें भारत विकास परिषद कैसे उसे सुकारों में बदल सकता है। संस्कृत के गीत को प्रस्तुत करेगी या लोक गीत भाषा की किसी गीत को प्रस्तुत करेगी तो उसके मन में एक भाव पैदा होगा। वह सोचेगा कि मैंने भारत विकास परिषद के प्लेटफॉर्म पर जाकर देशभक्ति का ये गीत गाया था तो ये उसकी भागीदारी होगी। उसके मन में इस राष्ट्र के प्रति समर्पण का एक भाव पैदा होगा। ये जो भाव है फर्स्ट सेकंड थर्ड आने का ये तो हमारे टूल्स हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इन नवयुगों के माध्यम से हमारे घरों में और प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र के प्रति समर्पित होने का भाव पैदा कर सके। ये भारत विकास परिषद की विचारधारा है। भारत विकास परिषद संस्कार के रूप में बहुत सारे और कार्यक्रम भी करता है, जैसे भारत को जानो है, गुरुवंदन छात्र अभिनंदन है। इस तरह के कार्य करने का मात्र यही उद्देश्य है कि हम सब संस्कारित हों, हमारे परिवार संस्कारित हों, हमारा समाज जो है वह संस्कारित हो। यहाँ पर जितनी भी टीम बैठी हैं उन सभी को, पूरी टीमों को मैं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। ये जो 9 की 9 टीम है ये सभी फर्स्ट टीम है। ये सभी वो टीम है जो स्क्रीनिंग होके यहाँ पर आई हैं। इसमें ये नहीं सोचना कि मुझे कोई स्थान नहीं मिला, फर्स्ट सेकंड थर्ड में हम नहीं आ पाए, ऐसा विचार आपके मन में नहीं होना चाहिए। आपके मन में ये विचार होना चाहिए कि मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ या कह सकती हूँ कि मैंने प्लेटफॉर्म से भारत विकास परिषद के माध्यम से इस गीत को याद किया, गाया और सुनाया। ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है। किसी व्यक्ति को अगर ये कहा जाए कि आइए और आकर 5 मिनट में कोई अपनी बात कहें तो शायद उसमें इतनी झिझक होगी कि मैं कैसे 5 मिनट बात करूँगा। आप कल्पना कीजिए ये जो 8 बच्चे हैं जब ये इस मंच पर आएंगे अपना गीत प्रस्तुत करेंगे तो उनमें कितना साहस होगा, कितनी हिम्मत होगी और एक सामूहिकता का भाव पैदा होगा। जो जैसा इसका नाम है कि समूह गान प्रतियोगिता, 8 बच्चे हैं, उनके स्वर सबके 8 तरह के स्वर हैं। जब वो गीत गाएंगे किसी का स्वर धीमा होगा तो पड़ोसी उसको ऊपर उठाएगा। एक ये जो सामूहिकता का भाव है वो इस कार्यक्रम के माध्यम से बनता है और ये भाव उसके मन में जिंदगी भर तक रहता है। इसलिए प्यारे बच्चों, आपको कोई स्थान मिले या ना मिले, यू आर ऑल विनर। आप सभी फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज लेने वाले पार्टिसिपेंट्स हैं। एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक इसी तरह का कोई कंपटीशन कहीं हो रहा था। बहुत सारी, आप जैसे यहाँ टीमें हैं वैसे उसमें भी बहुत सारी टीमें थी। उसमें जो एक टीम विजयी हुई वो मंच पर आकर अपनी शील्ड ले रही थी, उसका कैप्टन, और जो सफल नहीं हुई वो सीढ़ी में बैठा हुआ था। चढ़ने की जो स्टेप्स होती हैं उस पर अपना माथा पकड़कर बैठा हुआ था।
जब वो फर्स्ट आने वाली टीम अपनी शील्ड को लेकर नीचे उतरने लगी तो उसने हारने वाली टीम पर एक कमेंट्स दिया। अच्छा कमेंट्स नहीं था। जो हारने वाली टीम का कैप्टन था उसने उस विनर को कहा कि दोस्त, तेरी इस जीत में मेरा भी हाथ है। मैं अगर थोड़ी सी मेहनत और कर लेता तो तेरी जगह मैं होता और मेरी जगह तुम होते। इसलिए जीतने वाली टीम के मन में ये भाव ना आ जाए कि आई एम द विनर, ये घमंड नहीं आना चाहिए। वह जीता है तो उसमें जो नहीं जीते हैं उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन हमारा मूल प्रश्न ये है कि इन बच्चों के माध्यम से भारत विकास परिषद का जो संस्कार है वो इनके घरों तक पहुँचे, इनके परिवारों में पहुँचे, समाज में पहुँचे। यही भारत विकास परिषद का सोचना है और मानना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, वंदे मातरम। So once again, I thank you all for attending this South Regional NGSC 2024. Now I request our South Regional General Secretary, please, Purushottam ji, please continue the program. కిషన్ రెడ్డి గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా సగౌరవంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాము. వారికి ప్రతినిధి సత్కారం చేయాల్సిందిగా మాధవి గారు జనరల్ సెక్రటరీ. కూర్చోండి, అందరు కూర్చోండి. గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ 14 మాటలు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. మరియు ఇక్కడికి చేసినటువంటి వాళ్ళందరికీ అయితే నేషనల్ గ్రూప్ సాంగ్స్ కాంపిటీషన్ ఈ ప్రోగ్రామ్కి మాకు ఆహ్వానించినందుకు వేదికకి మన సతీష్ గౌడ్ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. అయితే నేడు యూత్ అంటే యువ అంటే సమాజం బాగా కావాలంటాం మనం. అంటే యూత్ బాగా ఉండాలి. సో యువ అంటే ఏంటి? మనం అక్కడ స్వామి వివేకానంద గారు చెప్తారు, సాధు యువాస ఆర్జిష్ట దృఢిష్ట బలిష్ట. యువ అనేది ఒక వృత్తి. 180 సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి భీష్మ పితామహుడు మహాభారతంలో యుద్ధం చేయడానికి శంఖనాదం వాయించిండు. పూరించినటువంటి భీష్మ పితామహుడు కూడా యువకుడే. అయితే ఎందుకోసం ఈరోజు యువకుడు తయారైతలేడు మరి సమాజంలో అంటే ఆ యువకునికి సంబంధించినటువంటి విచారాలు అతని మైండ్లో జొరతలేవు. అట్లా జొప్పించేటటువంటి విద్యా విధానం లేదు మనకు. ఇట్లాంటి వికాస్ భారత్, ఇట్లాంటి విద్యాభారతి, తర్వాత భారతీ విద్యావన్ లాంటి స్కూళ్ళల్లో కొంచెం ఈ సంస్కృతి సంబంధించింది ఉంది. కానీ నేడు సమాజంలో ఏముంది? ఈ డ్రింక్ అండ్ బీ మేరీ, తిను తాగు ఆనందించు, ఇదే జీవితం. సాధు యువాశాస్ అంటే ఎట్లాంటి యువకుడు ఆశిస్తా అంటే యువకుడు ఆశావాది అయి ఉండాలి. ఎట్లాంటి ఆశ ఉండాలి? నేను సాధించగలుగుతాను, నేను मैं కాగలుగుతాను, నేను సాధిస్తా, मैं हो सकता हूँ, मैं बन सकता हूँ, मैं हो सकता हूँ, ऐसा करने वाला युवा होना चाहिए इसके देश के लिए. ఒకటి ఇక్కడ మనకు జ్ఞాపకం వస్తుంది, మహాభారతం లోపల అశ్వమేధ యాగం చేసినటువంటి రాముడు ఆ అశ్వమేధ యాగం వదిలినప్పుడు ఆ గుర్రం పైన ఉన్నటువంటి అక్షరాలు చదివి లవుడు ఏం చేస్తాడంటే ఆ గుర్రాన్ని బంధిస్తాడు. బంధిస్తే లక్ష్మణుని యొక్క పుత్రులు యుద్ధం కొరకే వస్తారు. వచ్చినప్పుడు నువ్వు రాముడి గురించి తెలియదా, మీరు ఎందుకు ఈ యొక్క గుర్రాన్ని బంధించడం అని. అయితే
రాముడి గురించి మాకు తెలుసు కానీ ఇక్కడ మాట్లాడిన సైనికుల యొక్క భాషతోని మేము బంధించినామని చెప్తాడు. అంటే ఆ రాజ్యం లోపల సైనికులు కూడా ఎట్లా ఉండాలి అంటే క్షత్రియులు ఉన్నాం మేము, ఏదైతే క్షత్రియుడు కొంచెం రాముడు స్వయంగా రావాల్సి వస్తుంది. నేను సమయభావంతో షార్ట్కట్లో చెప్తున్నాను. దృష్టి త్రిణీకృత జగత్రయ పాలిదం అంటే దృష్టి త్రిణీకృత సత్వస్వార దరిత్రీం అంటే ఈ యొక్క యువకులు ఇద్దరు ఎట్లా పరిగెడుతున్నారంటే ఆ గుర్రాన్ని పట్టుకోవడానికి ఆ తాడును పట్టుకోవడానికి పరిగెడుతుంటే వాళ్ళ యొక్క కాళ్ళ సవ్వడి తగిలితే భూమాత పులకించింది. దృష్టి జగత్రుత స్వారత్వయ దరిత్రీం అంటే ఈ భూమిని ये दरिद्र को ऐसे नीचे दबा रहे क्या, ऐसा इसका युवान ऐसा लव ने दौड़ते आया है. इसको देख के और राम ने आश्चर्य हो गया, ये वीर रस स्वयं ऐसा उठ के आ रहा है, ऐसा राम ने कहा है. नमूना है गीता दरिद्री, तो ये जमीन दरिद्र को अंदर दबाने जैसा इसका वीर रस लव के अंदर है. वो देख के स्वयं राम ने उसको नमस्कार करते लव के लिए. ऐसा युवान आज होना चाहिए. लेकिन ऐसा युवान क्यों नहीं तैयार हो रहे आज समाज में? वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ वर्शिप, ये थिंकिंग नहीं है, वर्शिप के लिए बोलने वाले नहीं है, उसका दृष्टि देने वाले नहीं है. किस लिए नहीं है? रोटी कपड़ा दुकान मकाने चार के लिए विद्या सिखाने जा रहे हैं आज. इसके लिए नहीं, देश का निर्माण करने के लिए उसको कैरेक्टर निर्माण करने का विद्या व्यवस्था बलिष्ठ होना चाहिए, उसको दृढ़ होना चाहिए. इसके लिए ऐसे भारत विकास के जैसे ऐसा विद्या भारती जैसे वो भारतीय विद्या भवन जैसे जो स्कूल्स है इसमें थोड़ा युवान खड़ा हो सकता हमारा कोशिश है. हम भी ऐसा सोच रहे, ऐसा आशा रखते हैं. तो ये क्या है, आज तीन विषय से आदमी वो देश निर्माण नहीं हो रहे. तीन क्या है, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, मैं बड़ा हूँ मैं बोले सो सब सुनना एक है, और एक कौन है इंपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, अरे वो बड़े वाले करेगा हमसे नहीं होता, एक इंपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है. और तीसरा एक है इंपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तीसरा फियर कॉम्प्लेक्स है, मेरे से नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा. मेरे से नहीं होगा बोलने वाले हैं, मेरे से होता बोलने वाले एक है, वो उनसे होता हमारे से नहीं होता. ये तीन है, ये बड़ा प्रॉब्लम है. सेगमेंट फ्राइडर ने इसके जवाब दिया नहीं, इससे पूरा देश खत्म होता बोले. लेकिन इसका जवाब हमारा देश में जो फर्स्ट वर्ल्ड रिलीज कॉन्फ्रेंस में स्वामी विवेकानंद गया सबको मालूम है. सेकंड वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीज कॉन्फ्रेंस हुआ जापान में टोक्यो में 1954 में, उसमें पांडुरंग शास्त्री आटवाला हमारा भारत देश से महाराष्ट्र से गया. उन्होंने बताया दिया है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इंपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और फेयर कॉम्प्लेक्स निकालने के लिए एक ही रास्ता है, बीच में तेरे मेरे अंदर बीच में एक भगवान को रखना चाहिए. जो मेरे अंदर भगवान है हमको नमस्कार मिल रहे, जो सामने वाले अंदर भगवान है उसको नमस्कार मिल रहे. दोनों के अंदर भगवान है. मनुष्य का गौरव दिन है ये. आज मनुष्य का गौरव नहीं है, पदवी प्रतिष्ठा पैसे से बिना इंसान को किसी का उसका नमस्कार नहीं मिल रहा, नहीं, मनुष्य का गौरव गिर गया है. इसीलिए हर अक्टूबर 19 को पूरा विश्व में 58 कंट्रीज में ह्यूमन डिग्निटी डे मना रहे. कल हो गया 19 को ह्यूमन डिग्निटी डे, मनुष्य का गौरव. ये सुपीरियरिटी इंपीरियरिटी और फेयर कॉम्प्लेक्स जाने के लिए इंसान से मिलने के लिए हमारा ऋषि लोग ने एकादशी बनाए भारत देश में. एकादशी के दिन हमारा पदवी प्रतिष्ठा पैसा जमीन जायदाद बाग बगीचा पूरा घर में रख के मेरे अंदर जो भगवान है आपके अंदर भगवान है मिलने के लिए आया. एक कप चाय भी नहीं लेना, मिलने के लिए जाने के लिए एकादशी था. लेकिन आज एकादशी कर्मकांड में बन गया. एकादशी आए तो मैं संतरा खाते, मौसम्बी खाते, रोटी खाते बोल के क्या सुनना एकादशी के दिन. वो चले गए, क्या खाना आ गया, पूरी खाएंगे, साग खाएंगे, स्वीट खाएंगे, ऐसा खाने का चीज़ आ गया. इसीलिए ये भारत विकास बोले तो भारत विकास के लिए सिर्फ कर्मकांड के जैसा ऐसा मिलने से नहीं होता. प्यार से मिलना चाहिए, अहंकार छोड़ना चाहिए. परस्परम भावयंतम, परस्पर मिलने से हमारा अहंकार चले जाएगा. सिर्फ फोन में बात करके देश को खड़ा नहीं कर सकते. हर व्यक्ति के अंदर भगवान है, भगवान समझ के सेवा भाव से और दया से भारत खड़ा नहीं होता, ये रिश्ता से खड़ा होता. मेरे अंदर जो भगवान है सामने अंदर भी भगवान है. केंद्र में भगवान को रख के हम काम करेंगे, सबका गौरव मिलेगा. सबका गौरव से
मानव गौरव मिलेगा, मानव गौरव से देश का भविष्य बढ़ेगा। यही है जो हम बोले हैं, इंग्लिश में बोले, थोड़ा तेलुगु में बोले, आप समझ जाए हैं, क्योंकि मैं तेलुगु भाषा हूँ, इंग्लिश उतना परफेक्ट नहीं है। तमिल वाले भी इधर आया है ना, थोड़ा तमिल वाले किधर है? எல்லாரும் உதயத்தில் கடவுள் இருக்கிறார், सबके अंदर भगवान है। காலை மதியம் சாயந்திரம் त्रिकाल संध्या सैमदिल ரொம்ப संतोषम கிடைக்கும்। 3 बार भगवान को याद करो, संतोष रहो। इतना मैं तमिल में एक लाइन आता, उससे ज़्यादा नहीं है। थैंक यू। థ్యాంక్ యూ విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారు. And again, శ్రీ గ్రూప్ కెప్టెన్ రాజలింగం గారిని క్షమించమని కోరుతూ, మీ ఇనీషియల్ గ్రూప్ కెప్టెన్ బదులు కెప్టెన్ అని మాత్రమే పడింది, ప్రింటింగ్ మిస్టేక్, ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ అస్. శ్రీ రాజలింగం గారిని వారి సందేశం ఇవ్వాల్సిందిగా టైం దృష్టిలో పెట్టుకుని. Namaskaram all. Our chief guest, Honorable Union Minister for Mining and Coal, Government of India, Shri our beloved G. Krishan Reddy Garu, and all the esteemed guests, those who are seated on the dais, in the audience, and more importantly, my dear participating student singers, my greetings and my namaskar to all of you. It's an honor and a privilege for me to be part of this great event today, wherein I am told that our great young singers are going to sing songs related to patriotism, patriotic songs and songs related to our culture, our Sanskriti. This is a very, very great thought. Then I thought, what is this singing award? Then I went and read about the BVP, Bharati Vikas Parishad. Before I forget, let me congratulate, or let me, express my greatest appreciation for all the activities which they are doing, all related to patriotism and only patriotism. And one of the patriotism awakening things are this singing of patriotic songs, which we know. I'm old now, I can say I'm old enough. Right from my childhood, I was listening to these songs. Even if you remember Lata Mangeshkar's song, we get goosebumps. Sometimes we get tears in our eyes. This is one of the ways to awaken, to keep it up, to maintain that sense of patriotism in the people. In the people means not at a later stage. It has to start from the very beginning, from the school, from the lowest level, at every moment, at every place, whenever the opportunity arises. I still remember, like 15th August or 26th January, all these we used to celebrate. Even now also we are celebrating in a very big way, but in our time, we used to celebrate. I used to prepare for a week time to participate or to be a part of, that celebrations. So somewhere in my childhood, I got that thing as Desha Bhakti or patriotism, which I was not very sure what it is actually means. That was there in my mind. So my education continued. So I'll just, my education, it started from government high school. I come from Warangal, a very, a part of this place. Government schools, then college, and at every moment I was just thinking, wait. I was waiting for that opportunity. The opportunity knocks at the door only once. So in degree, I came across an organization called NCC.
Earlier scouts and guides were there, but did not touch me, that NCC. Then I was part of NCC, and then thereby I became a member in the air wing, wherein I did gliding in Warangal. So from this, during the course of my association with this organization, I came to know about the armed forces of the Army, Navy and Air Force, which they fight. They fight for the integrity of that country, our nation, our nation. So that it starts from there. The patriotism is a word which is the love your country. The basic meaning is love your country, love with devotion. Love means just not love, but what actually you have to put it to action. But not only just singing, not only talking about it, but you have to put into action. That action, it involves every resident, every citizen of this country has, in some way or the other, we are all patriots. And one such, amongst that, I chose a profession which is called the Armed Forces, or which is Indian Air Force, that is directly related to patriotic activities. So then I said, okay, this is an opportunity. So I joined in Indian Air Force in 1976 as a pilot officer in the meteorological branch of Indian Air Force. Just for only two reasons. One is passion and the challenges which I would like to take, that competitive spirit or challenging. Both the things were available in this profession. So thereafter, my journey continued. I completed an active 33 years of service, and I worked in all four corners of the country. Every posting used to be separated by about few thousands of kilometers, where I used to travel with bag and baggage, family and baggage. I mean, everything in a truck, go, spend 3 years, and then go to some other place, which is again another 2,000 years. But this thing, it never really made me any, painful or difficult thing, because the one thing was there in my mind: this is my profession, this is my duty, this is my responsibility for my nation, for my country. So, I mean, saying words is okay, but everything that used to drive my difficulties towards the greater goal, towards the zeal, or towards reaching out to the destination. So, at this juncture, because I'm repeating this word because this organization is doing an excellent job for creating the patriotic thing and patriotism amongst, the crowds. I only request that there should be more and more publicity, more and more reach out. As Sri D.D. Sharma was saying, he has really clearly told from A to Z, from the time it was formed in 1963 until now, the wonderful job they are doing, which we all should carry out. And I am sure then I will be part of this organization, and learning and doing the things is never an ending process. It's a continuous process. Though I am 73, I'm able to run, I'm able to jump, I'm able to skip. I'm a military man. So whatever the things available, I will be at the service of the nation, of the country, through this organization. And I'm very thankful to your president, Mr. Satish Gaud, who introduced me to this organization, which I was really actually not aware of, because I was so focused on my original duties of being in Indian Air Force. I was just only focus and focus. When I say focus, my word advice to the students, because we are all grown-ups now, there is nothing much to learn, because we all know about it. But what is to be known to the children, that must be important. Children, please see that, okay, the patriotism is the ultimate thing for today, tomorrow, and at all the times. Our patriotism means love your country even to the peril of our lives. That is the greatest sacrifice that we can do for our motherland. Love your motherland,
always die for their motherland. Thank you. Now, I invite our chief guest, the Central Mines and Coal Minister, youth icon from South, Sri Kishan Reddy ji. भारत विकास परिषद के नेतृत्व में सदर्न रीजन का आज कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। साउथ इंडिया का जो पैट्रियटिज्म का सॉन्ग्स कंपटीशन के दृष्टिकोण से लगातार बहुत साल से भारत विकास परिषद के नेतृत्व में देश भर में खासकर स्टूडेंट्स में, यूथ में एक पैट्रियटिज्म इनकलकेट करना और उसका मन से एक सॉन्ग्स के द्वारा एनकरेजमेंट करना भारत विकास परिषद लगातार काम करते हैं। आज भी दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश स्टेट से जो अपने अपने प्रांतों में जो सेलेक्टेड टीम्स को आज इस हैदराबाद में इस कैंप के द्वारा, इस कॉम्पिटिशन्स के द्वारा, इस इवेंट्स के द्वारा फाइनल टीम सेलेक्ट होगा। जो बेंगलुरु में होने वाले ऑल इंडिया के भारत विकास परिषद के द्वारा पैट्रियटिज्म सॉन्ग्स कॉम्पिटिशन्स में आप सब लोग भाग लेने वाले हैं। आज पैट्रियटिज्म, नेशनलिज्म और सर्विस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब लगातार बहुत साल से 1960s से लेकर आज तक भारतीय विकास परिषद देश भर में ये काम करते हैं। इस संदर्भ में जो आज इस कार्यक्रम में आए हुए आदरणीय डी शर्मा जी, नेशनल सेक्रेटरी भारत विकास परिषद, रेस्पेक्टेड कैप्टन राजलिंगम जी, एक्स इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी श्री विष्णुवर्धन रेड्डी गारू और पी नरेंद्र कृष्ण गारू हैदराबाद, एमवी सत्यनारायण गारू विशाखपट्टनम आंध्र प्रदेश, चल्ला सुब्रमण्यम जी तमिलनाडु चेन्नई, अरुण जी बेंगलुरु कर्नाटका से आए हुए और अन्य जो अतिथिगण, मातृमूर्तियों, सज्जनों, देवियों और इस कंपटीशन में आए हुए सभी छात्र, युवा प्रतिनिधि, आप सब लोगों को दिवाली के मैं एडवांस शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज देश में व्यक्ति निर्माण का बहुत जरूरत है। आज खासकर यूथ हो
महिला हो, आज देश में एक बड़ा संघर्ष हो रहे हैं। नेशनलिज्म वर्सेस एंटी नेशनलिज्म, सनातन धर्म एंटी सनातन धर्म, देश का निर्माण, देश का डिस्ट्रक्शन। आज देश में बड़ा टकराव चल रही है। कुछ लोग देश को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं, कुछ देश को मजबूत करना चाहते हैं। ये दो आइडियोलॉजी आज देश में है। जो देश को टुकड़ा करने वाले, देश को डिस्ट्रॉय करने वाले, उनके लिए कोई एंड नहीं है। देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ, पैट्रियटिज्म के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ किस हद तक वो जाने को तैयार है। दूसरे तरफ भी जो समाज है, वो समाज एकत्रित होना, देश को बचाने के लिए काम करना, ये भी हमारा सामने बहुत चैलेंज है। आज दुनिया देख रहे हैं, दुनिया में हर तरह तनाव है, टेंशन है, कभी क्या होता पता नहीं। अलग अलग देशों में एक एक देश का जो ओरिजिनलिटी है वो खत्म हो रहा है। कौन सा देश के ऊपर कौन सा देश अभी अटैक करते हैं, देशों के बीच में आर्थिक स्थिति क्या होगा, आर्थिक का संबंध क्या होगा, फॉरेन रिलेशंस क्या होगा, फॉरेन पॉलिसी क्या होगा, आज दुनिया में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। आज इसके कारण हमारा देश में भी, हमारा देश में रहने वाले, इस देश के सिटीजन के नाते जीने वाले, इस देश का पूरा फंडामेंटल राइट्स को यूटिलाइज करते हुए हमारा देश भी दूसरा देश के जैसे हो, आर्थिक स्थिति खराब हो, लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो, कम्युनल क्लैशेस हो, ऐसे सोच रखने वाले अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस इस देश में काम कर रहे हैं। इसके लिए हम जब युवा रहते हैं, छात्र रहते हैं, जब से उनके देश के बारे में, समाज के बारे में, धर्म के बारे में, अपनी जिम्मेदारी के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, अपने फैमिली सिस्टम के बारे में उनको जागरूक लाना, उनमें चेतना लाना, उसके द्वारा व्यक्ति का निर्माण करना, देश का पुनर्निर्माण करना, देश को विकास करना, जो 2047 में जो प्रधानमंत्री लक्ष्य लगाया, किसी हालत में हम 2047 में देश को एक विकसित भारत बनाएंगे, भारत को एक विश्व गुरु बनाकर हम आगे बढ़ते रहेंगे, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जब तक यूथ पार्टिसिपेशन नहीं हो सकता है, व्यक्ति का निर्माण नहीं हो सकता है, देश में इस षड्यंत्र के खिलाफ, एंटी नेशनल एक्टिविटी के खिलाफ लोग जागरूक नहीं होता है, इस देश को आगे नहीं ले सकते हैं, देश को दुनिया में विश्व गुरु नहीं बना सकते हैं। आज देश में मैं एक उदाहरण बोलता हूं, आज भारत को दुनिया भर में सारी लोग शान से देखते हैं। भारत एक इंपॉर्टेंट कंट्री बन गया। 140 करोड़ जनता का भारत आज देश में रिकॉग्नाइजेशन मिला है। मैं जब छात्र से लेकर लगातार देखता था, हमारा प्राइम मिनिस्टर अलग अलग समिट में जाते थे दुनिया भर में, कभी भारत का आवाज
किधर भी सुने नहीं देता था। हमारा प्रधानमंत्री क्या बात किया, कोई देश सुनने को तैयार नहीं थे। कभी कभी समिट का ग्रुप फोटो आता था, हमारा देश का भी न्यूज़पेपर छापते थे वो ग्रुप फोटोस। देखना पड़ेगा उस ग्रुप फोटोस में भारत का प्रधानमंत्री कौन सा पंक्ति में ठहरा है। जब देखते थे पिछले पंक्ति में, एक कोने में भारत प्रधानमंत्री ऐसे ठहरते थे, ढूंढने का समय होता था। मगर आज हम गर्व से कह सकते हैं 140 करोड़ का भारत प्रधानमंत्री पहले पंक्ति में सेंटर में रहने वाला कोई व्यक्ति है, वो भारत का प्रधानमंत्री है। आज अमेरिका जैसा सारी दुनिया को शासित करने वाले देश भी प्राइम मिनिस्टर भी भारत का प्राइम मिनिस्टर के पास आकर चर्चा करने वाले। पहले में आंख से आंख देखने में लगाकर देखने में डरते थे हम अमेरिका अध्यक्ष से। आज वैसी प्रधानमंत्री भी, वैसे देश भी आज भारत के ओर, भारत के 140 करोड़ के ओर, भारत के युवाओं के ओर, भारत के विकास के ओर, भारत के कल्चर के ओर, भारत की सनातन धर्म के ओर, भारत के प्रधानमंत्री के ओर सारी दुनिया आज देख रही है। ये हमारा आपके जैसे भारत के विकास परिषद के जैसे अलग अलग संस्था जो लगातार काम कर रहे, इसका परिचय आज दुनिया के सामने दिख रहे। आप सब लोगों का कंट्रीब्यूशन, आप लोगों का मेहनत आज दुनिया के सामने भारत का इमेज आविष्कार हो रहे हैं। इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए आज इस देश को और बचाना होगा। एक विदेशियों के शक्तियों के द्वारा, देश के एंटी सोशल एलिमेंट्स के द्वारा, एंटी नेशनल एक्टिविटी के द्वारा जो संस्था, व्यक्ति, देश काम करते हैं, उससे बचना होगा और उससे साथ साथ अपने आप भी बचना होगा। मैं देख रहा था पूरे बड़े डेलीगेट्स बैठने के बाद, इसमें 12 लोग कुछ है, 12 लोगों में 6 लोग सोशल मीडिया में देख रहा था, मीटिंग हो रहा था मगर सोशल मीडिया में सेलफोन देख रहे थे सामने बैठ के। आप सब लोग, सभी लोग, अभी भी देख रहा हूं कुछ लोग वही काम कर रहे हैं। इससे बचना होगा। कितना मैन अवर्स वेस्ट कर रहे हैं। जो जरूरत है उसका लेना है। देश के बारे में, देश के हित के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, हम भी अपडेट होना चाहिए, हम भी देखना चाहिए, हम भी सुनना चाहिए। मैं बस्ती में ज्यादा घूमते रहता हूं। मेरा सामने एक ढोल बजाने वाला रहते हैं, 2-3 डप्पू बजाने वाले रहते हैं, नारा देते रहते हैं। इलेक्शन में भी जाते हैं, 2-3 माइक आवाज करते जाते हैं, बीजेपी को वोट दो, बीजेपी को वोट दो बोलते रहते हैं। मगर प्लेटफॉर्म के घरों के बस्तियों में छोटे छोटे प्लेटफॉर्म रहते हैं, उस घर के सामने बच्चे, नौजवान बैठते हैं। हम इतना आवाज से जाते हैं, सिर उठा के भी हमारा और नहीं देखता हो कौन जा रहा, बस्ती में कौन आया, क्यों ये लोग जुलूस निकाल रहे, क्या इलेक्शन होने वाला है, वो नहीं देखता, ऐसे देखते रहते हैं। से उनका दुनिया में रहता हो, उनका दुनिया अलग है। इससे हम बचना होगा। हम सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं है, मगर सिर्फ एक ही सोशल मीडिया नहीं है। दुनिया अलग अलग तरीके से बहुत कुछ काम होता है, इससे भी बचना होगा। इसके लिए भी मैं चाहता हूं भारत विकास परिषद भी युवाओं में जो जागरूक करने में वो भी पूरा योगदान देंगे। और 2047 जो आजाद का 100 साल का सेलिब्रेशन होगा, उस सेलिब्रेशन आने वाले 25 साल में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण है, एक गोल्डन अवर्स है।
गोल्डन डेज आने वाला है अपने को, क्योंकि दुनिया में किधर भी यूथ पॉपुलेशन नहीं है जितना भारत में है। जो यूथ पॉपुलेशन 2047 के बाद भी भारत में नहीं रहेगा, यह भी है। जो अभी ये जो यूथ है उनका आने वाले 25 साल में देश के लिए, देश को विकास करने में, देश को एक विकसित भारत बनाने में, देश को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने में जो यूथ है, उस यूथ पावर को चैनलाइज करना, यूथ को मोटिवेट करना, युवा शक्ति को पूरे देश के किस विकास में भागीदारी करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यह समय है भारत के लिए एक डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए। यह सही समय है भारत को विकास करने के लिए। यह समय है भारत को विकसित भारत बनाने का प्लेडज लेने का काम अपने अपने जगह पे जो भी काम करते हो, जो भी बिजनेस करते हो, जो भी ऑफिस में काम करते हो, सभी लोग अपने लेवल पे हमारा लक्ष्य रहना चाहिए, क्योंकि आजाद होकर 75 ईयर्स हो गया। कोई सरकार कभी पहले हमारा देश कभी डेवलप्ड कंट्री बनेगा, कभी कोई योजना नहीं थे, कोई सोच नहीं थे, कोई टारगेट भी नहीं थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के 140 करोड़ के जनता के सामने एक टारगेट दिया है, एक लक्ष्य दिया है। आने वाले 25 साल के अंदर भारत भी एक डेवलप्ड कंट्री बनना चाहिए, भारत भी एक विकसित भारत होना चाहिए। इसके लिए मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं, यूथ को भारत विकास परिषद के द्वारा विकसित भारत बनाने में जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, ये लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम सब भी कमिटमेंट के साथ काम करेंगे। आज जो भी छात्र, युवा, आर्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अलग अलग प्रांतों से आए हुए सभी लोगों को, कलाकारों को मेरा ओर से हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तैयार नहीं थे, कभी कभी समिट का ग्रुप फोटो आता था, हमारा देश का भी न्यूज़पेपर छापते थे वो ग्रुप फोटोस। देखना पड़ेगा उस ग्रुप फोटोस में भारत का प्रधानमंत्री कौन सा पंक्ति में ठहरा है। जब देखते थे पिछले पंक्ति में, एक कोने में भारत प्रधानमंत्री ऐसे ठहरते थे, ढूंढने का समय होता था। मगर आज हम गर्व से कह सकते हैं 140 करोड़ का भारत प्रधानमंत्री पहले पंक्ति में सेंटर में रहने वाला कोई व्यक्ति है, वो भारत का प्रधानमंत्री है। आज अमेरिका जैसा सारी दुनिया को शासित करने वाले जैसे भी प्राइम मिनिस्टर भी भारत का प्राइम मिनिस्टर के पास आकर चर्चा करने वाले। पहले में आंख से आंख देखने में लगाकर देखने में डरते थे हम अमेरिका अध्यक्ष से। आज वैसी प्रधानमंत्री भी, वैसे देश भी आज भारत के ओर, भारत के 140 करोड़ के ओर, भारत के युवाओं के ओर, भारत के विकास के ओर, भारत के कल्चर के ओर, भारत की सनातन धर्म के ओर, भारत के प्रधानमंत्री के ओर सारी दुनिया आज देख रही है। ये हमारा आपके जैसे भारत के विकास परिषद के जैसे अलग अलग संस्था जो लगातार काम कर रहे, इसका परिचय आज दुनिया के सामने दिख रहे। आप सब लोगों का कंट्रीब्यूशन, आप लोगों का मेहनत आज दुनिया के सामने भारत का इमेज आविष्कार हो रहे हैं। इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए आज इस देश को और बचाना होगा। एक विदेशियों के शक्तियों के द्वारा, देश के एंटी सोशल एलिमेंट्स के द्वारा, एंटी नेशनल एक्टिविटी के द्वारा
जो संस्था, व्यक्ति, देश काम करते हैं उससे बचना होगा और उससे साथ साथ अपने आप भी बचना होगा। मैं देख रहा था पूरे बड़े डेलीगेट्स बैठने के बाद, इसमें 12 लोग कुछ है, 12 लोगों में 6 लोग सोशल मीडिया में देख रहा था, मीटिंग हो रहा था मगर सोशल मीडिया में सेलफोन देख रहे थे सामने बैठ के। आप सब लोग, सभी लोग, अभी भी देख रहा हूं कुछ लोग वही काम कर रहे हैं। इससे बचना होगा। कितना मैन अवर्स वेस्ट कर रहे हैं। जो जरूरत है उसका लेना है। देश के बारे में, देश के हित के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है हम भी अपडेट होना चाहिए, हम भी देखना चाहिए, हम भी सुनना चाहिए। मैं बस्ती में ज्यादा घूमते रहता हूं। मेरा सामने एक ढोल बजाने वाला रहते हैं, 2-3 डप्पू बजाने वाले रहते हैं, नारा देते रहते हैं। इलेक्शन में भी जाते हैं, 2-3 माइक आवाज करते जाते हैं, बीजेपी को वोट दो, बीजेपी को वोट दो बोलते रहते हैं। मगर प्लेटफॉर्म के घरों के बस्तियों में छोटे छोटे प्लेटफॉर्म रहते हैं। उस घर के सामने बच्चे, नौजवान बैठते हैं। हम इतना आवाज से जाते हैं, सिर उठा के भी हमारा और नहीं देखता हो कौन जा रहा, बस्ती में कौन आया, क्यों ये लोग जुलूस निकाल रहे, क्या इलेक्शन होने वाला है, वो नहीं देखता, ऐसे देखते रहते हैं। से उनका दुनिया में रहता हो, उनका दुनिया अलग है। इससे हम बचना होगा। हम सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं है, मगर सिर्फ एक ही सोशल मीडिया नहीं है। दुनिया अलग अलग तरीके से बहुत कुछ काम होता है, इससे भी बचना होगा। इसके लिए भी मैं चाहता हूं भारत विकास परिषद भी युवाओं में जो जागरूक करने में वो भी पूरा योगदान देंगे। और 2047 जो आजाद का 100 साल का सेलिब्रेशन होगा, उस सेलिब्रेशन आने वाले 25 साल में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण है, एक गोल्डन आवर्स है, गोल्डन डेज आने वाला है अपने को। क्योंकि दुनिया में किधर भी यूथ पॉपुलेशन नहीं है जितना भारत में है। जो यूथ पॉपुलेशन 2047 के बाद भी भारत में नहीं रहेगा, यह भी है। जो अभी ये जो यूथ है उनका आने वाले 25 साल में देश के लिए, देश को विकास करने में, देश को एक विकसित भारत बनाने में, देश को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने में जो यूथ है उस यूथ पावर को चैनलाइज करना, यूथ को मोटिवेट करना, युवा शक्ति को पूरे देश के किस विकास में भागीदारी करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यह समय है भारत के लिए एक डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए। यह सही समय है भारत को विकास करने के लिए। यह समय है भारत को विकसित भारत बनाने का प्लेड्ज लेने का काम अपने अपने जगह पे जो भी काम करते हो, जो भी बिजनेस करते हो, जो भी ऑफिस में काम करते हो, सभी लोग अपने लेवल पे हमारा लक्ष्य रहना चाहिए। क्योंकि आजाद होकर 75 ईयर्स हो गया। कोई सरकार कभी पहले हमारा देश कभी डेवलप्ड कंट्री बनेगा, कभी कोई योजना नहीं थे, कोई सोच नहीं थे, कोई टारगेट भी नहीं थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के 140 करोड़ के जनता के सामने एक टारगेट दिया है, एक लक्ष्य दिया है। आने वाले 25 साल के अंदर भारत भी एक डेवलप्ड कंट्री बनना चाहिए, भारत भी एक विकसित भारत होना चाहिए। इसके लिए मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं, यूथ को भारत विकास परिषद के द्वारा विकसित भारत बनाने में जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, ये लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम सब भी कमिटमेंट के साथ काम करेंगे। आज जो भी छात्र, युवा, आर्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अलग अलग प्रांतों से आए हुए सभी लोगों को, कलाकारों को मेरा ओर से
हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी कृष्ण रेड्डी, वैल्यूबल वर्ड्स। आई रिक्वेस्ट हमारा सतीश गौड़ जी टू फेलिसिटेट अवर विष्णुवर्धन रेड्डी जी, प्लीज। नागराज गाరు।